नज़ला ज़ुकाम, फ्लू हो गया, छींकी हो गई, कोई भी ये बीमारी नहीं है, ना इसको कोई बीमारी समझा जाए। जिन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें लानी है वो नई से नई कोई टर्मिनोलॉजी लेके आते हैं और उसको वायरस का नाम दे के फिर उसके पीछे कौम को लगा दिया जाता है। मेथी दाना लें, उसको दड़ा कर लें, थोड़ा सा 1 गिलास पानी में डाल के चूल्हे पर रख के आप उसको बॉयल करें, उसमें शहद डालें, उसको सुबह नीम करें। बच्चों की हिफाजत पर वालिदैन की हम देखते हैं कि तरजीह होती है और छोटे बच्चों का मुदाफ़ती निज़ाम अभी मुकम्मल तौर पर मजबूत नहीं होता, इसलिए बाज़ मामूली आदात भी उनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। मसलन बच्चों को चूमना जो मोहब्बत का इजहार समझा जाता है, बाज़ औक़ात नौज़ायदा बच्चों के लिए संगीन इन्फेक्शंस का बायस भी बन सकता है। RSV इन्फेक्शन भी एक ऐसा ही खतरा है जो बच्चों के फेफड़ों और सांस की नाली को मुतासर करता है। इब्तदा में ये आम जुकाम जैसी अलामात को जाहिर करता है, मगर बाज़ बच्चों में ये ब्रोंकाइटिस या नमूनिया में तब्दील हो सकता है। वालिदैन अपने बच्चों की हिफाजत के लिए क्या इक़दाम कर सकते हैं, इस बारे में बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है माहिर नेचुरोपैथी जमील मेहरवी साहब। जमील साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको। नौज़ायदा बच्चों को देखते हैं कि फ़रते जज्बात में, मोहब्बत में प्यार किया जाता है, चूमा जाता है, इससे कौन कौन से ख़तरात पैदा होते हैं? बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो ये है कि ये चूमने से, हाथ मिलाने से, गले मिलने से किसी तरह के कोई ख़तरात नहीं है। सिर्फ जिन कौमों को आपने वैक्सीनें बेचनी है, जिनको आपने दवाइयों की तरफ लगाना है, वो इस तरह का एक अजीब किस्म का प्रोपेगेंडा करते हैं। बेसिकली नज़ला ज़ुकाम, फ्लू हो गया, छींकी हो गई, जिसको हम एलर्जी भी बाद में कहा गया, फिर इसको फ्लू भी है, कुरैज़ा भी कहा गया, मुख्तलिफ नामों से इसको जो है वो पुकारा जाता रहा है मुख्तलिफ टाइम में। कोई भी ये बीमारी नहीं है, ना इसको कोई बीमारी समझा जाए। एक्चुअली ये है कि जब आप अपने जिस्म को, जो हमारा जिस्म है, उसके अंदर 3 लाइफ ऑर्गन्स हैं, दिल है, जिगर है और दिमाग है। 3 लाइफ ऑर्गन्स की जो बेसिकली खुराक है उसको ज़रा देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये है कि जो खुराक हम खाते हैं, इनटेक करते हैं, उस खुराक में 3 तरह की मुख्तलिफ चीज़ें पाई जाती हैं अमूमन जो हम इनटेक करते हैं। वो खुराक जब मैदे में जाके डाइजेस्ट होती है, लिवर में पहुंचती है, तो लिवर जब खाई हुई खुराक को मेटाबोलाइज करता है तो 3 तरह की उसमें से चीज़ों को अलग अलग डिफाइन करता है। मतलब वो एक उसमें चिकनाई है जो हमारे हार्ट की खुराक है, और हार्ट तमाम हमारे जो पट्टे हैं, उज़लात हैं, जो मसल्स हैं, ये मस्कुलर सिस्टम है, उन सारों का हेडक्वार्टर है। इसी तरह से दिमाग जो हमारा है वो तमाम बॉडी के जो असाब हैं, नर्व्स हैं, उनका हेडक्वार्टर है। और जो हमारा जिगर है वो तमाम बॉडी के ग्लैंड्स, गदूद जो है, उसका हेडक्वार्टर है। अब जो हार्ट चिकनाई हम इनटेक करते हैं वो हार्ट को चली गई और उसने पूरे बॉडी के मसल्स को देनी है। जो सुफरा बाइल हम इनटेक करते हैं, जो चीज़ें उसमें से जो प्रोड्यूस हो जाता है खुराक से, वो हमारे जिगर की खुराक है। ज़्यादा हो जाए तो वो पित्ते में स्टोर हो जाता है और जब ज़रूरत पड़े तो वहीं से निकाल कर खर्च होता है। और तीसरी चीज़ है, यानी जो चीज़ें हम बादी चीज़ें लेते हैं, इनटेक करते हैं, जैसे चावल है, आलू गोभी है, मटर है, मतलब ठंडी चीज़ें हैं, दही लस्सी और इस तरह की चीज़ें, इनसे हमारे जिस्म में जो बलगमी रतूबात पैदा होती हैं वो हमारे दिमाग को आती हैं। और दिमाग जो है ना, उसमें असाब का वो हेडक्वार्टर है और उसके पास जो है वो ये बलगमी रतूबात मौजूद होती हैं, उसी के पास आती हैं और वो पूरी बॉडी के तमाम असाब को, नर्व्स को जो है वो प्रोवाइड करता है। अब फर्ज करें कि अगर उसके पास ज़्यादा हो जाए ना, तो ये दिमाग हमारा जो है ना, वैसे एक प्याला नुमा स्कल के अंदर, वो पानी के अंदर दिमाग स्विम कर रहा है, तैर रहा है। अच्छा, अगर वो रतूबात आनी भी हैं, बननी भी हैं, होनी भी हैं, अगर वो ज़रूरत से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए, यानी हम खुराक ज़्यादा इनटेक करें, ठंडी चीज़ें, बादी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो वो वहाँ पे वो डैम हमारा जो ये भर गया, उसके स्पेलवे खुलने हैं, जिसको हम साइंसेस कहते हैं, वो साइंसेस खुलेंगे। टीयर साइंसेस हैं, आँख के करीब मगजिला साइंसेस हैं, नाक के अंदर भी मुख्तलिफ साइंसेस हैं, ये खुलते हैं तो पानी हमारा ड्रेन आउट होता है। सबसे पहला जो जैसे छत के ऊपर परनाला होता है, तो ये परनाला है नाक हमारा, जिससे वो पानी बाहर आना है। अच्छा, वो पानी बाहर आना हमारे लिए अच्छा है, बाइस से रहमत है, फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो वहाँ पे ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादा होने का मतलब है कि प्रॉब्लम होगी तो एक्स्ट्रा जो वेस्टेज था मटेरियल वो वहाँ से निकलना शुरू हो गया, जिसको हमने नज़ला ज़ुकाम, फ्लू, एलर्जी चीज़ों का नाम दिया। RSV इन्फेक्शन क्या होता है और किस तरह मुंतकिल होता है? और न्यू बॉर्न की अगर हम बात करें तो वो जैसी समटाइम्स ऐसा भी होता है कि बेबी अभी बॉर्न होता ही है और बच्चे को चूमना शुरू कर देते हैं। मतलब इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं आपके घरों में मौजूद हैं जो एक दूसरे के साथ मतलब मिलना जुलना, चूमना, प्यार करना,
ये सारी चीज़ें मौजूद है ना, तो उसमें क्या इशू ऐसा कि भी उस बच्चे को क्यों नहीं चूमा जा सकता। दूसरी बात ये है कि वायरस जो है ना, ये अगर हम थोड़ी देर के लिए किसी चीज़ को ये समझ लें ना कि वायरस, बैक्टीरिया और जरासीम कुछ भी नहीं है, अगर हम इसको अंडरस्टैंड कर लें तो आप अंदाज़ा करें कि कल से आपकी मार्केट के अंदर कितनी चीज़ें हैं जो जरासीम, वायरस, बैक्टीरिया को मारने, साफ़ करने और कई सारी चीज़ों के ऊपर बिक रही हैं, ये आपकी सारी की सारी फिनिश हो जाएंगी, नहीं होंगी। अब बात यह है कि जिन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें लानी है वो नई से नई कोई चीज़, टर्मिनोलॉजी लेके आते हैं और उसको वायरस का नाम दे के फिर उसके पीछे कौम को लगा दिया जाता है, उसके पीछे फिर वैक्सीनें बिकती हैं, उसके पीछे फिर नई नई मेडिसिन प्रोडक्ट आती हैं और फिर हम उसके पीछे लग जाते हैं। असल ये है कि जब ये ज़्यादा होगा ना तो यहाँ से बहना है। अब उस बहते हुए को मतलब अगर बारिश हो तो परनाले में पानी तो आएगा, ड्रेन आउट तो होगा ना जो छतों का पानी है, फिर जो घरों में बारिश होती है उसका पानी बाहर गली में, गटर में, सीवरेज में आना तो है ना, सड़कों पे आना है कि नहीं आना। इसको हम समझ लें कि ये बीमारी है। तो यही पोजीशन हमारी यहाँ पे है कि जब वो ज़्यादा हो जाता। हाँ, गलती इसमें कहाँ है जहाँ पे आप प्रॉब्लम का शिकार होंगे कि बड़े कभी किसी दौर में आज से 30 साल पहले कहा करते थे कि नज़ला, जुकाम, फ्लू कोई भी ऐसा हो जाए तो वो कहते थे कि आपने इसके लिए कोई दवाई इनटेक नहीं करनी। अच्छा। हमारे यहाँ इस वक्त मसला ये है कि 2 छींकें किसी को याद करने पे कोई आ जाए तो वो भी डॉक्टर के पास भागता है कि भाई इसकी कोई एलर्जी होगी है मुझे, या वो खुद कोई ना याद करे तो एंटी एलर्जी और इस तरह की चीज़ें लेता है। और दूसरी बात ये कि इसमें जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, एंटी एलर्जी लेते हैं या स्टीराइड्स वगैरह लेते हैं या कोई भी पेन किलर्स वगैरह, जब हम कोई एंटीबायोटिक्स जो भी लेते हैं, ये उस सारे साइंसेस को ब्लॉक कर देती है और आपका सारा वो जो बाहर निकल रहा था वो सारा आपका हलक के थ्रू अंदर सांस की नाली में और फेफड़ों में जाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सांस की नालियाँ जो होती हैं ना, फेफड़ों के अंदर ब्रोंक्यूल्स होती हैं, बहुत बारीक बारीक आपके बालों की तरह और गुच्छादार होती हैं वो, उनके अंदर से हवा निकलनी है, वहाँ ये स्पुटम जो बलगम रतूबात है ये जाएंगी तो उसको ब्लॉक करेंगी, जिसकी वजह से वो हमें यानी सीटियों की आवाज़ें छाती से, और जिसको हम नमूनिया कह देते हैं, ब्रोंकाइटिस कहते हैं। उसके बाद आगे फिर वही दवाइयाँ, वही गोरे की दवाइयाँ खा खा के हमने, तो वो हमारे मसले बिगड़ते हुए दमे तक चले जाते हैं और फिर इसको हर दौर में कुछ अरसा गुजरता है, 8-10 साल के बाद, 5 साल के बाद आपको नई कोई ना कोई टर्मिनोलॉजी, कोई नई बात मिलेगी, ये एक वायरस आ गया, वो फलां चीज़ हो गई, कोई सारी कहानियाँ हैं, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो जमील साहब, ये आम जुकाम और RSV में कोई फ़र्क होता है या एक ही चीज़ है, बस नाम अलग दिया गया? देखिए, लैलपुर को फैसलाबाद कह दें तो कोई फ़र्क पड़ा, ठीक है ना, भाई फिर को जो है ना वो बाद में फूल नगर का नाम दिया गया। तो बात वही है कि चीज़ वही है। आप इसके सारे सिम्टम उठा के देख लें, जो रेस्पिरेटरी सेंसेशनल वायरस जिसको कहा जा रहा है ना, इसके सारे सिम्टम उठा के देख लें, वही हैं जो आज से 30 साल पहले, आज से 10 साल पहले, आज से 5 साल पहले भी थे। तो एक नई चीज़ लाई जाती है, सारी कहानी वही होती है, सिर्फ नाम बदला जाता है। यानी अगर मुझे कहने की इजाज़त दी जाए तो शिकारी वही रहता है, जाल नया बदलता है। जब नया जाल डालता है तो सारे फिर उसमें फंस जाते हैं। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि बीमारी वही कहीं ना कहीं होती है, इलाज वही होता है, लेकिन सब कोई नया तरीका ढूंढ रहे होते हैं। पहली बात तो ये कि जब भी आपको किसी को भी नज़ला, जुकाम, छींकें वगैरह हो तो कोई भी मतलब डोंट यूज़ द एनी एंटीबायोटिक्स, डोंट यूज़ द स्टीराइड्स एंड डोंट यूज़ द कोई भी आप ये जो पेन किलर्स हैं या हमारे जो स्टीराइड्स हैं, इस तरह एंटी एलर्जी भी कोई नहीं लेनी चाहिए ना। सबसे आसान आपको जो आपको एलर्जी के पॉइंट से चाहिए ना, आप मेथी दाना ले लें, आपके पास मौजूद है पाकिस्तान के अंदर वाफर मिकदार में, मेथी दाना लें, उसको दड़ा कर लें थोड़ा सा बीज को, और उसके बाद उसको 1 चम्मच उसका 1 गिलास पानी में डाल के चूल्हे पर रख के आप उसको बॉयल करें। जब वो कोई आधा पौना गिलास रह जाए नीचे उतार लें, छान लें, उसमें शहद डालें और उसको सुबह नीम गर्म इंटेक करें। अगर न्यू बॉर्न बच्चा हो या छोटा कोई भी हो, उसको इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फिर उसकी वजह पता है सबसे ज्यादा क्या आ रही है इस वक्त? वो है माँ का किरदार क्या है। सबसे पहले तो कि जब वो बच्चा मादरे बतन में उसके पास था तो वहाँ पे माँ की खुराक किस तरह की रही, माँ बादी चीजें ज्यादा खाती रही तो मसले आए। फिर उसके बाद जैसे ही वो बच्चा न्यू बेबी बॉर्न आता है तो आते ही सबसे पहले ये जो डब्बों के दूध उसको दिए जाते हैं ना कि ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, और साथ ही उसको मुख्तलिफ किस्म की वो जो कच्चे फल तोड़कर उसको पैल की जाती है। तो यहाँ भी ऐसे ही है कि हम 15-20 दिन पहले बच्चों के ऑपरेशन करके पेट काट के माओं के और उनको निकाल कर सिर्फ पैसे कमाए जा रहे हैं उस ऑपरेशन के ऊपर, और फिर उनको मुख्तलिफ किस्म की मशीनों के डब्बों के अंदर रख के, जहाज में रख के, लाइट जला के वहाँ पे उनको पकाया जाता है और उसके बाद फिर उनको एंटीबायोटिक्स और ऐसी चीज़ों पे लगाया जाता है।
माँ का दूध बहुत बुनियादी किरदार अदा करता है। आपकी 100 साल भी उम्र अगर हो तो 100 साल की उम्र में भी जाके बुढ़ापे में माँ का दूध पिया हुआ 100 साल बाद भी आपकी कुव्वत मुदाफ़त को स्ट्रॉन्ग रखता है। अच्छा, अब माँ का दूध छोड़ चुके हुए हैं और उसके बाद डब्बों के दूध पे लगे हुए हैं, तो फिर मुझे ये बता दीजिए कि माँ के साथ वो बच्चे की एफिलेशन, वो जो मोहब्बत, वो जो उसका सिलसिला था, वो सारा आप देख लें कि कहाँ नजर आता है, पता ही नहीं चलता। वो तो ऐसे ही है ये मसले बने हुए हैं। तो इसमें जब भी कोई ऐसा प्रॉब्लम हो, आपके पास हर्बल में जोशांदा मौजूद है, ठीक, आप जोशांदा लें, उसको पिए, इनटेक कर लें। आप लौंग, दालचीनी और पुदीना का कावा बना लें। तो अगर आप डब्बों के दूध वगैरह पे या पाउडर्स पे या और दवाइयों पे रख सकते हैं, तो वही जो कावे हैं जो अभी मैंने बताए, तो ये कावा भी आप थोड़ा थोड़ा नीम गर्म आप उसको पिला सकते हैं, ड्रॉपर के साथ भी दे सकते हैं। मुश्किल कोई नहीं, लेकिन एक मिथ बन गई हुई है कि नहीं जी, मतलब टीका लगेगा तो आराम आना है, ड्रिप लगेगी तो आराम आना है, इसको एंटीबायोटिक्स देनी है तो ऐसा होगा। तो इन चीज़ों से हमें अवॉइड करना चाहिए। इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। बहुत शुक्रिया मेहरवी साहब आपके वक्त का।